नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। आइए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। लॉरेंस कोलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। यूएसए में कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क स्टेट में। और इसे आप अमेरिका में ऑप्शन आता है तो आप अमेरिका भी टिक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने अपने कॉपी और पेन ले लिए होंगे। एक बात का और ध्यान रखिए, आप जितने भी परीक्षार्थी हैं, भावी शिक्षक हैं जो कि आगे चल के स्कूलों में शिक्षा का काम करेंगे, आप ये किया करिए कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं उसे आप सीरियल बाय सीरियल नोट करते चलिए। एक बात का ध्यान रखिए कि आप सेम लैंग्वेज की कॉपी मत करने का प्रयास कीजिए। आप उसी चीज़ को समझिए और उसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। किसी दिए, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नैतिकता को आप अपनी ही भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब नैतिक विकास का सिद्धांत हमें समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नैतिकता को समझ लेते हैं कि नैतिकता किसे कहते हैं। क्या होती है नैतिकता? किसी दिए गए परिस्थिति में क्या गलत है, क्या सही है। ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये वर्ड जो लिखा है, किसी दिए गए परिस्थिति में क्या गलत है, क्या सही है, इसका निर्धारण क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। नैतिक विकास किसे कहते हैं? जब व्यक्ति इस योग्य हो जाता है, जब बालक, जब व्यक्ति, जब कोई पुरुष इस योग्य हो जाता है कि वो गलत या सही में अंतर स्थापित कर सके, उसे हम नैतिक, या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का नैतिक विकास हो गया है। लॉरेंस कोलबर्ग साहब जीन पियाजे से प्रभावित थे। जीन पियाजे की थ्योरी आपने पहले ही पढ़ ली है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों में अवस्थाओं में नैतिक विकास होता है। क्या मानते थे ये? कि बच्चों में अवस्थाओं में नैतिक विकास होता है। कौन ऐसा मानता था? जीन पियाजे साहब। और जीन पियाजे साहब से लॉरेंस कोलबर्ग काफ़ी प्रभावित थे। इस आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग व इनके सहयोगियों ने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से नैतिक दुविधा में डालने वाले क्वेश्चन किए। कैसे इस सिद्धांत का निर्माण हुआ? जैसे आपने देखा, इससे पहले मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत आए हैं, उन सिद्धांतों में लोगों ने अलग अलग पशुओं पे, अलग अलग मनुष्यों पे एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उस परिणाम के स्वरूप अपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैसे लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अलग अलग उम्र के लोगों पे कुछ ऐसे प्रश्न डाले जो उन्हें नैतिक दुविधा में डाल देते थे। जैसे पावलोव साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? डॉग पे किया। कॉलर ने किया वनमानुस पे किया। क्या नाम था? सुल्तान नाम था उसका। अल्बर्ट बैंडुरा ने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया, एक सजीव पे एक्सपेरिमेंट किया। स्किनर साहब ने कबूतर पे अपना प्रयोग किया। टॉलमैन ने चूहे पे अपना प्रयोग किया। उसी आधार पे लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग उम्र के समूहों के, अलग अलग उम्र के समूह को लिया और उन्हें ऐसे प्रश्न पूछे गए जिससे कि वो नैतिक दुविधा में पड़ जाए। क्या था वो स्टोरी जिसके माध्यम से वो हर बार प्रश्न करते थे? वो कुछ इस तरह से थी। ध्यान से सुनिएगा इसे, और आप हाइंज की जगह अपने आप को रखने का प्रयास कीजिएगा। हाइंज की पत्नी, जैसे एक विशेष प्रकार का कैंसर था। हाइंज होता है, एक बड़े से शहर में रहता है, जो कि उसकी पत्नी है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, क्योंकि उसे एक स्पेशल टाइप का कैंसर है। जिस दवाई से उसकी जान बचाई जा सकती थी वो दवाई केवल एक ही दुकान पर उपलब्ध है। अर्थात जिस दवा से हम हाइंस की वाइफ की जान बचा सकते थे वो केवल एक दुकान पे ही उपलब्ध है पूरे राज्य में। और वो दुकानदार उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो उसका वास्तविक मूल्य है, उसका वास्तविक मूल्य मान लेते हैं 1 लाख है, उसका 10 गुना ज़्यादा मूल्य मांग रहा था। यानी कि उस 1 लाख की दवाई का वो दुकानदार 10 लाख रुपए मांग रहा था।
अब हाइंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा लेता है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है और दुकानदार मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। वो दोस्तों से मांगता है पैसे, रिश्तेदारों से मांगता है, अपने पास पड़ोस से पैसे लेता है, कुछ उसके और मित्र थे उनसे पैसा इकट्ठा करता है और इन सब से पैसा लेते लेते हाइंस के पास केवल 5 लाख रुपए इकट्ठा हो पाते हैं। यानी कि 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए ही उसके पास इकट्ठा हो पाता है। अब हाइंस क्या करता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान बचानी है, वो दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब मेरे पास अभी केवल 5 लाख रुपए जमा हो पाए हैं, आप मुझे ये दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं और धीरे धीरे करके मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा। दुकानदार क्या करता है, नहीं, उसने मना कर दिया कि जब तक आप पूरे पैसे नहीं देंगे तब तक मैं आपको दवा नहीं दे सकता हूं। अब आप बताइए, अब आप ये सोचिए कि हाइंस की जगह आप होते तो क्या करते। इस पूरी कहानी में हाइंस की जगह आप होते, आप क्या करते उस समय, सोचिए जरा। क्या इस परिस्थिति में हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए? अगर आपका आंसर ये होता है कि हाँ, हाइंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उस दुकानदार के यहाँ से दवा चुरा लेनी चाहिए, या आप कहें नहीं, दवा बिल्कुल नहीं चुराना चाहिए क्योंकि ये कानून के विपरीत है, ऐसे तो सारे लोग जो हैं उनके पास चीज़ें इकट्ठा नहीं हो पाएंगी तो वो चुराने लग जाएंगे, क्या होता है फिर? ये इंग्लिश में भी ये स्टोरी है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इंग्लिश वाले बच्चे। अब देखिए, फिर कोलबर्ग साहब ये बताते हैं कि इस स्टोरी का हाइंस की जगह पे रखने का इसका कोई सही उत्तर नहीं है, ना इसका कोई सही उत्तर है ना ही कोई इसका गलत उत्तर है। कोलबर्ग केवल आपको इस दुविधा में डालना चाहते थे कि आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये नदी है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे आपकी वाइफ, आपकी मदर और आपका बेटा, तीनों लोग डूब रहे हैं। अब आपके पास केवल इतना समय कि इन तीनों में से केवल एक की जान बचाई जा सके, या मदर की, या वाइफ की, या अपने बेटे की। आप इसमें से किसकी जान बचाएंगे? ये भी एक नैतिक दुविधा में डालने वाला प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्नों को बना करके कोलबर्ग साहब क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप के बच्चों को लेते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे कि आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। उनके दिए गए उत्तरों के अनुसार पे वो बच्चे को उस नैतिक विकास के स्तर में स्थापित करते थे और ये निकालते थे कि ये बच्चा इस नैतिक विकास के स्तर पे होगा। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पे आए हैं तो आपको दोबारा किसी चैनल पे कोलबर्ग साहब के सिद्धांत की वीडियो ना देखनी पड़े, इसके नोट्स भी बनाते जाइए। अब आप ये सोचिए कि कैसे कोलबर्ग साहब ने नैतिक विकास के सिद्धांत को स्थापित किया। हाइंस जो भी उत्तर देता है या हाइंस की कहानी सुन करके बच्चा या कोई व्यक्ति जो भी उत्तर देगा, उस उत्तर के आधार पे कोलबर्ग के द्वारा बताए गए नैतिक सिद्धांतों में उसे रखा जाएगा, नैतिक विकास के सिद्धांतों के स्तरों में उसे रखा जाएगा कि अगर व्यक्ति ये उत्तर देता है तो कोलबर्ग के अनुसार बच्चा इस स्तर में अभी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नैतिक तर्क का विकास 3 प्रमुख स्तरों में होता है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग के अनुसार कितने स्तरों में होता है, लेवल्स की बात कर रहा है ये, तो वो 3 मेजर लेवल में होता है, 6 प्रमुख अवस्थाओं में होता है। अगर केवल प्रश्न में 6 पूछता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6
लेकिन अगर 3 और 6 दोनों दिया रहता है तो आपको ये याद रखना है कि प्रमुख स्तर उनके 3 हैं। हर एक स्तर के, मान लीजिए एक स्तर ये है, इसकी 2 अवस्थाएं हैं, ये एक स्तर है, इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, और लास्ट की भी 2 अवस्थाएं। इस प्रकार से ये 6 आपके क्या हो जाती हैं, अवस्थाएं हो जाती हैं, और 1, 2 और 3 मेजर स्तर हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी तुरंत जाके आप लाइक कर लीजिए, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला स्तर क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर। कोलबर्ग साहब के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल। 2 तरह की इसकी अवस्थाएं हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर एक स्तर पे कितनी अवस्था होती, 2। पहली अवस्था का क्या नाम है, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अवस्था बी, सदा सुख संबंधी विन्यास, हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। अगला स्तर 2, कन्वेंशनल स्टेज या जिसे परंपरागत स्तर भी कहते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी। पहली अवस्था है अवस्था सी या अवस्था गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपने एग्जाम में देखे होंगे कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कोलबर्ग की किस अवस्था में होता है, सॉरी किस स्तर में होता है, तो वो हो जाएगा आपका कन्वेंशनल स्टेज। याद रखिएगा परंपरागत स्तर में गुड बॉय गुड गर्ल का ओरिएंटेशन होता है। अवस्था डी, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक व्यवस्था संबंधी अभिविन्यास। तीसरा स्तर है कोलबर्ग साहब के द्वारा बताया गया नैतिक विकास का तीसरा और महत्वपूर्ण स्तर है परंपरागत स्तर के बाद, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं, अवस्था ई अवस्था एफ कानूनी तौर पर, और जो 6वां है वो है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास। अब आइए, अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पीछे करके इसे नोट कर लीजिए। आइए एक एक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि अगर आप इस चैनल पे आए तो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ के जाएं। कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूर्व परंपरागत स्तर, इस स्तर पर बच्चे ज़्यादातर नैतिकता को परिणामों के आधार पर जांचते हैं। किसके आधार पर जांचते हैं, परिणामों के आधार पे कि किस व्यवहार का कौन सा परिणाम होता है। अगर बच्चों के व्यवहार का अच्छा परिणाम होगा, उनकी तारीफ होगी, तो वो उन व्यवहारों को क्या करेंगे, दोबारा दोहराएंगे। जिन क्रियाओं की वजह से उन्हें इनाम मिलता है अच्छी होंगी, उन्हें की जानी चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर जिन कार्यों से उन्हें पुरस्कार मिलता है, तारीफ मिलती है, उसे उन्हें करना चाहिए, और जिसका परिणाम उसे बुरा होगा उसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर है जो कोलबर्ग का पहला स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, इस स्तर पे बच्चों की नैतिकता इस आधार पे मानी जाएगी कि बच्चा क्या सही है उसको करता है, क्या गलत है उसको नकार देता है। ठीक है, इस स्तर पे अगर बच्चा होता तो हाइंज की स्टोरी का, जो हाइंज नामक व्यक्ति है, उस स्टोरी का जवाब क्या दे सकता था कि व्यक्ति को दवा चुरानी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने पे उसे सजा मिलेगी। जबकि हाइंज की स्टोरी का कोई सही गलत आंसर नहीं है। ये बच्चा अगर परंपरागत स्तर पे है, कोलबर्ग की बताई गई पहली अवस्था में है, तो वो क्या बताएगा, वो उसका उत्तर देगा कि व्यक्ति को दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे उसे सजा मिल जाएगी। क्योंकि बच्चा भी परंपरागत स्तर पे है, क्योंकि उसे पता है कि जो क्रियाएं अच्छी नहीं हैं, जिनकी वजह से उसे दुष्परिणाम मिल सकते हैं, उसे जेल जाना पड़ जा सकता है,
वो उसे नहीं करनी चाहिए। आई होप अब कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तरह की अवस्था है, अवस्था 1 और 2। पहली अवस्था जो है वो है सजा एवं आज्ञाकारिता अभिन्यास। व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा जिसके परिणाम स्वरूप सजा से बचा जा सके। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है कि व्यक्ति ऐसे ही व्यवहार को करना चाहेगा जिसके परिणाम स्वरूप उसे सजा से बचाया जा सके। अब यहाँ पे हाइंस की स्टोरी जो सुन रहा है उस बच्चे से पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, तो वो कह सकता है कि नहीं, हम उस दवा को नहीं चुराएंगे क्योंकि उससे जो है हमें सजा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सदा सुख संबंधी अभिविन्यास। व्यक्तिगत संतुष्टि या पुरस्कार पाने के क्रम में यहाँ पे व्यवहार किया जाता है। अब एक बात आप याद रख लीजिए कि परंपरागत स्तर में जो पूर्व परंपरागत स्तर है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है, वहाँ पे आपको व्यक्तिगत अनुभूति कि आपने व्यवहार को सजा के रूप में लिया है या उसे पुरस्कार के रूप में लिया, इस पे आधारित होता है आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत स्तर कन्वेंशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के नियमों व कानूनों को जानते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि जन्म के समय बच्चों में नैतिकता का विकास हुआ होता है या नहीं होता है? तो जन्म के समय बच्चों में नैतिकता का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है, एक टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा का मतलब एक खाली स्लेट, एक खाली पन्ना, एक खाली बुक, एक खाली कॉपी जिसमें कुछ नहीं लिखा है। अब बच्चा जैसे जैसे समाज में बड़ा होता है, समाज के नियमों को सीखता है, उसके कानून को सीखता है, तो परंपरागत स्तर में आने तक बच्चा क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था और नियमों और कानूनों को जानने लगता है। अब नैतिक चिंतन इस आधार पर करेंगे कि उनका निर्णय कितना समाज के नियमों से मेल खाता है। ये बात समझ में आई? अब बच्चा अगर हाइंस की स्टोरी सुनता है, उससे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो वो ये बता सकता है कि ठीक है, हम दवा को चोरी कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया या हाइंस ऐसा नहीं करता है तो समाज में क्या मुंह दिखाएगा कि हम तो अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाए। बचा लिए होते, चोरी कर लेते, जेल चले आते, फिर कुछ दिन के बाद चले आते। देखिए, हर एक का अपना अपना नज़रिया हो सकता है और ये कोई सही या गलत आंसर नहीं है। हो सकता है कि कोई बच्चा दूसरी तरीके से सोचता कि समाज और नियम के कानून जो है हमें नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि फिर हम चोरी करके जेल चले जाएंगे तो समाज हमें किस नज़र से देखेगा। तो ये उस पर्टिकुलर बच्चे का आंसर हो सकता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का आंसर हो सकता है। इसमें कोई आंसर गलत या सही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या करेगा बच्चा? इस अवस्था में घर, परिवार और स्कूल के द्वारा बनाए गए नियमों के लोगों के आदेश मानता है। यानी कि जो घर है, परिवार है, स्कूल, उसमें जो उसको नियमें बताई गई हैं उसको और लोगों के आदेश को मानता है। वो क्यों मानता है? क्योंकि लोगों का उसे अप्रूवल मिल सके, लोग कह सके बहुत अच्छा बेटा तुमने उनका पैर छुआ है, बहुत अच्छे बेटा तुम्हारे पास संस्कार हैं। क्यों? वो ऐसे व्यवहार करता है ताकि लोग उसे शाबाशी दे सकें और लोग उसे समाज में अच्छा समझ सके, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे है तुमने। क्यों? क्योंकि सही समय से उठते हैं आप, सही समय से सो जाते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, इसलिए गुड बॉय कहता नहीं हम अपने यहाँ छोटे बच्चों को, अगर वो अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे। अगला है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक व्यवस्था संबंधी अभिविन्यास। समाज के नियमों, कानूनों, मान्यताओं के आधार पर कोई कार्य करता है। तो ये आपका हो गया कन्वेंशनल लेवल, यानी कि परंपरागत स्तर। 2 स्तर हमने पढ़ लिए, एक बार देखिए फिर से। पहला जो था, पहला स्तर है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, व्यक्तिगत परिणामों के आधार पे निर्णय लेता है।
तो ये जो आपका हो जाएगा, ये याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पूर्व परंपरागत को व्यक्तिगत से जोड़ लीजिए। सेल्फ के हिसाब से आप निर्णय लेते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करते हैं। लेकिन जब सेकेंड स्टेज में पहुंच जाता है बच्चा परंपरागत स्तर में, अब समाज को क्या अच्छा लगता है, आपकी इच्छाएं गई किनारे, समाज को क्या अच्छा लगता है उस आधार पर व्यक्ति अब निर्णय लेता है। वो कौन सा स्तर होता है? परंपरागत स्तर, जिसमें गुड बॉय और गुड गर्ल आता है, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था संबंधी अभिविन्यास आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये जो है नैतिकता विकास का सबसे उच्च स्तर है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा स्तर सबसे उच्चतम स्तर है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत स्तर के बाद, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्याजे की भी जो आखिरी की अवस्था था, वहां पे भी बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, इससे आप याद रखिएगा। और कोलबर्ग साहब की भी जो अंतिम की अवस्था है, वहां पे भी बच्चा अमूर्त चिंतन के आधार पे कार्य करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जैसे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार शब्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त चिंतन, जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छाई, बुराई, प्यार, सहयोग, ये सारी चीजें क्या अमूर्त हैं। यहाँ व्यक्ति के भीतर की चेतना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस स्तर पर व्यक्ति को लगता है कि समाज के नियम, विश्वास व कानून अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका विकल्प होना चाहिए। यानी कि पहला स्तर जो था कौन सा? प्री कन्वेंशनल लेवल। वहाँ पे बच्चा क्या करता था? व्यक्तिगत परिणाम के आधार पर अगर चीज़ें उसे अच्छी लगती थी, पहले स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले स्तर पे क्या होता था कि बच्चा को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो वो उसे लगता था अच्छा है, वही कार्य करने चाहिए, वही नैतिक है। या जिसका परिणाम बुरा होता उसे लगता था कि अनैतिक है, ये नहीं करना चाहिए, परिणाम के आधार पे। दूसरे में क्या हुआ? दूसरे स्तर में क्या हुआ? परंपरागत स्तर में क्या हुआ? परंपरागत स्तर में हुआ कि बच्चा समाज के नियमों के हिसाब से नैतिकता को निर्धारित करता था। उसे लगता था कि समाज कहता है चोरी करना पाप है तो गलत है, वो किसी भी एक्सक्यूज में वो गलत है। लेकिन जब बच्चा तीसरे स्तर में पहुंच जाता है, परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, तो यहाँ पे उसे लगता है कि जितने भी समाज के नियम हैं, कानून हैं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस नियम को तोड़ा भी जा सकता है, उस नियम को बदला भी जा सकता है, उस नियम में परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसका खुद का चेतन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसे लगता है कि समाज में बनाए गए नियम ठीक है। किसके लिए बनाए गए हैं वो नियम? हमारे लिए बनाए गए हैं। तो अगर नियम हमारे जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करता है, तो हमें उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ये कब व्यक्ति सोचता है? जब वो परंपरागत स्तर में पहुंच जाता है। ठीक है, यहां तक की बात। इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। पहला है कानूनी तौर पर अभिविन्यास, जिसे बोलते हैं लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा क्या मानता है इस अवस्था में कि नैतिकता कानून के ऊपर हो सकता है। अच्छा, इस तरह की बातें यहाँ पे क्यों हो रही है, किस इस स्तर में? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, जो परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था है, वहाँ ये सबसे उच्च अवस्था है, ये हाईएस्ट लेवल की अवस्था है। जैसे आपने साधु महात्माओं को देखा होगा, या जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, इस स्तर में बच्चा क्या कहता है कि कानून या अपवाद या जो नियम कानून है, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, सब जगह इन्हें लागू हर परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। अगला है सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। ठीक है, उच्च बिंदु नैतिकता का यही होता है। व्यक्ति स्वयं नैतिकता का मानक स्तर तय कर रहा होता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस स्तर की है कि अगर गलत नियम है, कानून है, तो वो उसको मानने से इनकार कर देता है। किस अवस्था में? परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था में, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। अब देखिए तीनों अवस्थाओं को एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि जो पहली अवस्था है, संक्रियात्मक स्तर की पहले की अवस्था जो है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, वहां पे क्या करता है बच्चा? व्यक्तिगत परिणाम के आधार पे जिस कार्य का परिणाम में उसको पुरस्कार मिलता है उसे बार बार दोहराता है, उसे नैतिक समझता है, और जिसमें उसे दंड दे दिया जाता है उसे लगता है ये व्यवहार गलत है या अनैतिक है। तो ये कौन सी अवस्था है? प्राक परंपरागत स्तर। दूसरा कन्वेंशनल लेवल यानी कि परंपरागत स्तर, यहाँ पे समाज महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समाज के नियमों के आधार पे वो निर्णय ले रहा होता है। और जो तीसरा है परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था, यहाँ पे समाज व नियम को छोड़ करके उस व्यक्ति का अपना खुद का एक एक्सेप्शन हो सकता है, वो अपने खुद के नैतिक चिंतन को विकसित कर लेता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। देखिए, पहली पुस्तक का नाम है, मैं इसका ट्रांसलेट किए दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पहली बुक का नाम है द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का मापन और उसका अर्थ। पहली पुस्तक का नाम क्या है? नैतिक विकास का अर्थ और मापन। दूसरा क्या है? द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का दर्शन। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, नैतिक विकास का दर्शन उनकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक का क्या नाम है? चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, बच्चे की शिक्षा और बचपना की शिक्षा या बचपन अवस्था की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि आप सर उसके आलोचना को भी डिस्कस कर दिया करिए। इसमें क्या हो सकता है? उनकी आलोचना जो की गई, कैरोल एक महिला है जो कि कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिक करते हुए कहती हैं, उनकी आलोचना करते हुए कहती हैं कि जो कोलबर्ग ने प्रयोग किए अपने, वो केवल किस पे किए? पुरुष पर किए व बच्चों पर किए। सबसे बड़ी इनकी आलोचना होती है। अब केवल अगर उन्होंने पुरुषों पे किया है काम, बच्चों पर किया है, तो क्या उनके वर्क को, क्या उनके प्रयोग को सारी जनसंख्या पे अप्लाई किया जा सकता है? नहीं। ये इनकी आलोचना होती है यहाँ पे। दूसरी आलोचना क्या होती है? इन्होंने कहा कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो सांस्कृतिक रूप से बायस्ड है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोलबर्ग साहब की जो सिद्धांत है उनका, कोलबर्ग साहब का, वो किसी एक संस्कृति में तो सही है, लेकिन जो कोलबर्ग साहब का सिद्धांत है वो किसी दूसरी संस्कृति में, किसी दूसरी सोसाइटी में गलत हो सकता है। यानी कि किसी एक विशेष कम्युनिटी के लिए ही वो चीज़ें सही हो सकती हैं। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, बस समझ लीजिएगा कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के अपनी सोच को पूर्वाग्रहित कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर इस जात के लोग हैं तो वो गंदे होंगे, इस जात के लोग होंगे तो वो अच्छे होंगे, यानी कि हम पूर्वाग्रसित हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लोग अपने नैतिक परिवर्तन लगातार बदलते हुए पाए जाते हैं। इनकी आलोचना इस बात को लेकर भी की जाती है कि जैसे कोलबर्ग ने जब एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों पे प्रयोग किया, तो उनके बताए गए जो उत्तर थे, उन्हीं उत्तरों के आधार पर उन बच्चों को नैतिक विकास के स्तरों में रख दिया गया। लेकिन कैरोल मानती थी कि बच्चे अपना जो व्यू है, जो अपना उत्तर है, वो बदल भी सकते थे, बदलते भी थे, लेकिन कोलबर्ग ने उस पर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो देश के भावी शिक्षकों, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।